मैंने आज तक तुम्हें एक से एक ब्रूटल स्टोरी सुनाई है जिनको देखना शायद तुम कंप्लीट भी ना कर पाए हो। सबसे पहले ये सिर्फ मेजोर ऑडियंस के लिए है। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो प्लीज अभी इसी वक्त वीडियो को छोड़ दो। जिसने ये सब किया था, जब वो अरेस्ट हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने खुद कहा था, या तो मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दो या मुझे डेथ सेंटेंस दे दो, लेकिन अगर कभी मुझे बाहर निकाला गया तो मैं दोबारा वही सब करूंगा। और अजीब बात ये है कि 2026 में ये इंसान वापस रिलीज भी हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बहुत ही इनफेमस स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जर्मनी के एल्बन हाउस में। दिन था 24 मई 1969, जब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया फ्रैंक गस्ट। लेकिन फ्रैंक की किस्मत शुरू से ही बहुत बुरी थी। जिस घर में वो पैदा हुआ वहाँ का माहौल जहर था। उसका असली बाप इतना बड़ा शराबी था कि अपने बच्चे के पैदा होने पर 3 दिन तक हॉस्पिटल तक नहीं आया, अपनी बीवी और बच्चे से मिलने का नाम तक नहीं लिया। ये सब देखकर फ्रैंक की माँ, डेगमार और रिश्तेदार सब बहुत उदास हुए। सबने डेगमार को समझाया कि उसने गलत लाइफ पार्टनर चुना है। डेगमार भी परेशान थी और सिर्फ 3 महीने बाद उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक हो गया और दोनों बच्चे यानी फ्रैंक और उसका बड़ा भाई माँ के पास आ गए। डेगमार अकेली हो गई और बच्चों की देखभाल मुश्किल हो गई, इसलिए उसकी माँ यानी फ्रैंक की नानी ने सबको अपने पास बुला लिया और बच्चों को संभालना शुरू किया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद नानी भी बीमार पड़ गई और मजबूरन डेगमार को जॉब छोड़नी पड़ी। पैसों की हालत इतनी खराब हो गई कि डेगमार को छोटे फ्रैंक को ऑर्फनेज में छोड़ना पड़ा। फ्रैंक उस वक्त 1 साल का भी नहीं था। वहाँ ना उसे प्रॉपर खाना मिलता था, ना स्टाफ अच्छा था, ना आसपास के बच्चे। 4 साल की उम्र तक वो वहीं रहा और उसने अकेला रहना सीख लिया। उसे कभी फैमिली का प्यार मिला ही नहीं। बाद में जब डेगमार ने थोड़े पैसे इकट्ठा करके घर खरीद लिया तो उसने दोनों बच्चों और अपनी माँ को वापस बुलवा लिया। पहली दफा फ्रैंक को फैमिली का प्यार मिला। माँ के साथ सोता, माँ कडल करके जगाती तो अच्छा लगता, लेकिन वो इन चीजों का आदी नहीं था। फिर डेगमार ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन स्कूल के बच्चे फैमिली वाले, हैप्पी और डेवलप थे। फ्रैंक हमेशा चुपचाप रहता, किसी से मिलना जुलना नहीं जानता था। बच्चे उसे बुली करने लगे। सिर्फ 5 साल की उम्र में उसके दोस्त ने उसकी पैंट उतार दी, उसके प्राइवेट पर आइसक्रीम लगाई और पास खड़े डॉग को बुलाकर उसके प्राइवेट चिटवाया। इतनी छोटी सी उम्र में उसे ये टॉर्चर झेलना पड़ा। फिर 8 साल की उम्र में डेगमार ने दूसरी शादी कर ली। सौतेला बाप घर आ गया। बहुत ही ब्रूटल इंसान था। खाना पीना तक उसके कंट्रोल में था। डेगमार और बच्चे सब सफर करते थे। फ्रैंक की नानी भी तंग आकर फ्रैंक के बड़े भाई को साथ ले गई। अब घर में सिर्फ फ्रैंक, उसकी माँ और सौतेला बाप बचे। सौतेला बाप छोटी सी गलती पर भी फ्रैंक को इतना मारता कि उसके दिमाग में गहरा ट्रॉमा बैठ गया। फ्रैंक समझ चुका था कि इस घर में जिंदा रहना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा। 9 साल का होते ही उसने पॉकेट मनी बचाकर एक छोटा सा पिग का बच्चा खरीदा, लेकिन जैसे ही वो उसे घर लाया सौतेले बाप ने उसे बुरी तरह मारा। नानी ने भी रखने से मना कर दिया। मजबूरन फ्रैंक ने उस पिग के गले में रस्सी बांधकर एक दरख्त के साथ बांध दिया और फिर पत्थर उठाकर उसके सर पर मारा। पिग वहीं मर गया। उसकी बॉडी से आंतें बाहर आ गईं, लेकिन फ्रैंक डरने की बजाय उसके पास बैठ गया और अपना हाथ उसके पेट अंदर डालकर उस गर्माहट को फील करने लगा और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। आधी रात को फ्रैंक अक्सर घर से निकल जाता, कभी अपने गार्डन में बैठता, कभी नेबर्स की यार्ड्स में घुस जाता। उनके पास रैबिट्स, डॉग्स, पिग्स होते थे और फ्रैंक वेट करता था कि कब सब सो जाएं, फिर चुपके से एक छोटा रैबिट या पपी उठा लाता। और सोचो, एक 10-12 साल का बच्चा रात के अंधेरे में खुद अपने हाथों से एनिमल्स का गला दबाकर उनकी जान ले लेता है। नो नाइफ, नो वेपन, सिर्फ अपने हैंड्स। उसके बाद वो उनका पेट काट कर अंदर हाथ डालता है और पूरी रात उनके साथ लेटा रहता है। सुबह होने से पहले ग्रेव डिग करता है, जानवर को दफन कर देता है, फिर नहा धोकर एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करता है। लेकिन फ्रैंक को समझ आया, मजा मारने में नहीं बल्कि डेड बॉडी की गर्माहट फील करने में है। उसने जानवरों के खून बकेट्स में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। कभी बाथरूम के टब को खून से फिल करके उसमें दिन भर बैठा रहता। ये उसका रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था। धीरे धीरे ये भी बोरिंग हो गया। उसे कुछ बड़ा चाहिए था। नानी के घर के आसपास घोड़े थे। रात को चुपके से घोड़ों के पास बैठता, उनसे बातें करता। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे अलाउ भी कर दिया कि वो घोड़े के पास टाइम स्पेंड करे। फिर उस आदमी ने फ्रैंक को घर बुलाना स्टार्ट कर दिया। उसे लिपस्टिक और पाउडर लगाता और फिर उस बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता। फ्रैंक छोटा था, समझ नहीं पाता था, लेकिन घोड़ों के पास जाने की परमिशन के लिए वो सब बर्दाश्त करता रहा। धीरे धीरे उस बुजुर्ग ने अपने फ्रेंड्स को
को भी इन्वॉल्व कर लिया। 10 से 12 साल का बच्चा ग्रुप एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन गया। 15 साल तक फ्रैंक मेंटली ब्रोकन और लोनली हो गया। माँ और नानी को परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने घर छोड़ दिया और एक यूथ शेल्टर में चला गया। उसने वहाँ जाकर कहा, मैं घर से निकल आया हूँ, मुझे यहाँ रहना है। स्टाफ ने माँ से बात की तो माँ ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शेल्टर ने उसे बेड दे दिया। फ्रैंक खुश था, पूरी आज़ादी थी। दिनों दिन गायब रहता, वापस आता तो सीधा बेड पे सो जाता। स्टाफ ने देखा कि उसने कभी बाथरूम यूज ही नहीं किया। जब पूछा कि कहाँ जाता है तो फ्रैंक ने बताया, मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ मुझे सुकून मिलता है। कभी कभी तो वहाँ ही सो जाता हूँ, मुझे वहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। स्टाफ शॉक हो गए कि 15 साल का लड़का रातों रात ग्रेवयार्ड में सोता है। इसी दौरान फ्रैंक को पता चला कि सिटी हॉस्पिटल के पास एक मॉर्चरी हाउस है। उसने टाइमिंग एब्जॉर्व करना शुरू किया, कब खुलता है, कब बंद होता है, गार्ड कब आता है, कब जाता है। और फिर एक रात उसने चांस लिया, मॉर्चरी का दरवाजा खोला, अंदर घुस गया और खुद ही ताला लॉक कर दिया। सोचो अंदर उसने क्या किया होगा। इस मॉर्चरी के अंदर नॉर्मल बॉडीज नहीं रखी जाती थी। यहाँ सिर्फ वही लाशें आती थी जो या तो अनआइडेंटिफाइड होती थी या एक्सीडेंट विक्टिम्स होते थे या सस्पिशियस डेथ्स होती थी। पोस्टमार्टम के बाद उनको ड्रॉअर्स में फिक्स करके रखा जाता था, लेकिन इसी वक्त का फायदा उठाता था फ्रैंक। नाइट टाइम पे वो चुपके से आता, ड्रॉअर्स खोलता और जहाँ कट लगे होते पोस्टमार्टम के स्टिचेस खोल देता और वहीं घंटों उन डेड बॉडीज के साथ गुजारता। सोचो सिर्फ 16 साल का लड़का और लाशों के अंदर हाथ डालकर रातें गुजार रहा था। एक रात उसने एक लाश का सर कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया, स्कल उठाकर मॉर्चरी के मेन गेट के ऊपर रख दिया और खुद डेड बॉडी की चेस्ट पर सर रखकर सो गया। सुबह गार्ड ने जो सीन देखा, दरवाजे पे स्कल, बीच में हेडलेस बॉडी और ऊपर सोता फ्रैंक। फिर भी पुलिस को नहीं बुलाया गया, सिर्फ उसे डरा के भगा दिया गया। अगर उस वक्त पकड़ लेते शायद फ्यूचर क्राइम्स ना होते। 1992 तक उसका पुराना शौक वापस आ गया, हंटिंग एनिमल्स का। उसने लाइसेंस लिया, राइफल ले ली। एक दिन उसने एक हॉर्स को शूट किया। जख्मी हॉर्स जिंदा था। उसने हॉर्स का अपने हाथों से पेट काटा, बाहर निकाली और खुद के कपड़े उतारे और उसके पेट के अंदर जाके घुस के बैठ गया। उसके बाद ये उसका ऑब्सेशन बन गया। 1992 से लेके 1998 तक काउंटलेस एनिमल्स उसके हाथ से मरे। 8 सितंबर 1998 वो टर्निंग पॉइंट था। एक हिचहाइकर लड़की जिसका नाम कैथरीन थॉमसन था, उसकी कार में बैठी थी लिफ्ट लेकर। रास्ते में सब नॉर्मल था, उन्होंने एक दूसरे से बातें की, फनी जोक्स किए, लेकिन फ्रैंक ने सोचा नो विटनेस नो रिस्क, अब अपनी फैंटेसी पूरी करनी है। उसने राइफल निकाली और कैथरीन को शूट कर दिया। फिर जंगल ले गया, उसका रेप किया, बॉडी कट की, फिर उसे ओपन किया, उस पे नाइफ स्टैबिंग की, उसकी बॉडी पे हर जगह होल कर दिए और आखिर में उसका सर काट दिया। सर को अपने साथ कार में रखा, बॉडी जंगल में छोड़ दी। नेक्स्ट डे जब लाश मिली, पूरा जर्मनी शॉक हो गया और फ्रैंक टीवी पे न्यूज देख के खुश था, क्योंकि ये उसका मकसद था, डर फैलाना, हॉरर और फनी डार्क फैंटेसी की सेटिस्फेक्शन। और वहीं से शुरू हुआ फ्रैंक का असली किलिंग जर्नी। स्टार्टिंग में फ्रैंक का कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, सो उसने एक लोकल स्टोर में जॉब की। वहाँ ऑलरेडी एक लड़की काम करती थी, उसका नाम था रूफ। जब रूफ ने फ्रैंक को पहली दफा देखा, शी थॉट ही इज अ नाइस एंड सिंपल गाय। स्लोली दोनों क्लोज हुए, डेटिंग स्टार्ट हुई और फाइनली शादी भी हो गई। एक बेटी भी हुई और देखने में फ्रैंक एक परफेक्ट फैमिली मैन लगता था। नेबर्स को भी वो अच्छा लगता था। फेस्टिवल्स ज्वाइन करना, गैदरिंग अटेंड करना, एवरीथिंग नॉर्मल। बट असल में सब फेक था। फ्रैंक के अंदर ही अंदर खतरनाक सोच जिंदा थी। बाहर वो हस्बैंड और फादर बनकर रहता, लेकिन अकेले में उसके सिक फैंटेसीज एक्टिव होती रहती, मोस्टली एनिमल्स के साथ। रूफ को कभी डाउट भी नहीं हुआ। रिलेशनशिप में भी क्रैक्स आने लगे। इंटीमेट मोमेंट में वो अक्सर कहता, मुझे तुम्हारा दिल अपने हाथ में चाहिए। रूफ समझती है रोमांटिक पैशन है, लेकिन असल में इट वाज समथिंग टेरिफाइंग। एक दिन फ्रैंक ने रूफ को कन्फेस भी किया कि उसने एक लड़की कैथरीन को मारा और उसकी बॉडी के साथ ब्रूटल एक्ट्स किए। रूफ ने इसे मजाक समझा और इग्नोर कर दिया। फ्यू डेज लेटर फ्रैंक सिटी गया और एक 30 साल की औरत सवाना से मिला जो रेड लाइट एरिया में थी। उसने पैसे दिए और वो उसकी कार में आ गई। रास्ते में वो सो गई और फ्रैंक उसे जंगल ले गया। वहाँ पहले रिलेशन बनाया, बट सडनली उसके दिमाग में ईवल थॉट आया। उसने राइफल निकाली और सीधा उसके हेड पे फायर कर दिया। स्वाना
ऑन द स्पॉट मर गई। फ्रैंक को अजीब सुकून मिला। उसने नाइफ से उसकी बॉडी कट की, ऑर्गन्स निकाले, हार्ट अपने हाथ में दबाकर गर्मी फील की। जब ठंडा पड़ा तो वेन्स कट करके अलग रख दिया। बाद में उसने बॉडी के पीसेस रोड के साइड इस तरह रखे कि देखने वाला कभी ना भूल सके, और सर घर ले गया। रात भर अपनी सिक फैंटेसी पूरा करता रहा, उसके सर के साथ भी। नेक्स्ट डे जब पुलिस ने बॉडी देखी तो कंफर्म हो गया ये वही किलर है जिसने कैथरीन को मारा था। सिटी में डर फैल गया। अब फ्रैंक का नेक्स्ट प्लान और ज्यादा हॉरिफाइंग था। बॉम्ब इनसाइड अ वुमेन्स बॉडी। उसने इसको प्रोजेक्ट की तरह लिया। खुद उसने स्मॉल बॉम्ब बनाना सीखे और पहले एक भेड़ पे टेस्ट किया। ब्लास्ट सक्सेसफुल हुआ और फ्रैंक ने डिसाइड किया अब नेक्स्ट टारगेट ह्यूमन होगा। जून 20 को उसने रेड लाइट एरिया से 26 साल की सेंड्रा को उठाया। उसने रोप्स और हैंडकफ से उसे बांध दिया। सेंड्रा समझ रही थी ये सिर्फ क्लाइंट की फैंटेसी है। फ्रैंक थ्रेट्स देने लगा, मेरा दिल है तुम्हें चीरने का और तुम्हारा हार्ट अपनी आंखों पे रखने का। सेंड्रा अभी भी सोच रही थी इट्स अ रोल प्ले। सडनली फ्रैंक ने राइफल निकाली और खुद के गले पे रखकर कहा मुझे गोली मार दो। सेंड्रा डर गई, रोकर छोड़ने की भीख मांगती रही। फ्रैंक ने उसके हाथ पैर खोल दिए। जैसे ही वो भागी फ्रैंक ने पीछे से 3 गोलियां मार दी। सेंड्रा की भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन इस दफा उसने बॉडी कट नहीं की, सिर्फ उसके हाथ अलग किए और छोड़ दिया। पुलिस को जब बॉडी मिली उन्हें समझ आ गया थर्ड मर्डर भी सेम किलर का काम है। मीडिया ने उसका नाम रखा रिमर राइपर, बिल्कुल जैसे जैक द राइपर था। और इस सब के दरमियान फ्रैंक अपनी वाइफ और आंटी जेरल्डीन के घर शिफ्ट हो गया। बेसमेंट उसने अपनी जगह डिक्लेयर कर ली। वहाँ दोबारा एनिमल्स पर टॉर्चर शुरू कर दिया, कभी उन्हें मार कर, कभी उनके ऑर्गन्स अपने ऊपर लपेट कर, और घंटों तक अकेला रहता था। फ्रैंक की फैमिली को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बेसमेंट में क्या चल रहा है। एक रात मिडनाइट के बाद फ्रैंक ऊपर आया तो देखा आंटी जेरल्डीन लिविंग रूम में बैठी बहुत अपसेट लग रही थी। फ्रैंक ने पूछा क्या हुआ आंटी? जेरल्डीन ने अपने पुराने दिन याद करके बताया, अपने हस्बैंड के साथ गुजारे अच्छे पल और अब डाइवोर्स के बाद अकेलापन। ये सुनकर फ्रैंक ने भी अपनी कहानी स्टार्ट की, अपने क्राइम का कन्फेशन किया, लेकिन जेरल्डीन को यकीन ही नहीं हुआ। कुछ दिन बाद वो सडनली गायब हो गई। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखी और सोचा शायद वो स्ट्रेस की वजह से चली गई हो, अकेला रहना चाहती हो। शक फ्रैंक पे भी आया क्योंकि वो उसी घर में रहता था, बट कोई प्रूफ नहीं मिला। असल में जेरल्डीन को उसी रात फ्रैंक बेसमेंट ले गया। वहाँ एक तरह म्यूजियम ऑफ हॉरर था। एनिमल्स की खालें और बॉडी पार्ट्स लटके हुए थे। जेरल्डीन डर के भागती है, लेकिन फ्रैंक ने पकड़ लिया और उसे टूल से पीसेस में काट दिया। बाद में उन बैग्स को पूरे सिटी में इधर उधर फेंक दिया। जेरल्डीन की मिसिंग पे फ्रैंक की मां डेगमार को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को दोबारा कहा कि फ्रैंक इन्वॉल्व है। प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा था, 3 मर्डर्स और 1 मिसिंग। पुलिस ने फ्रैंक से डीएनए मांगा क्योंकि विक्टिम्स के सैंपल से डीएनए प्रोफाइल बनता था, लेकिन फ्रैंक ने रिफ्यूज कर दिया। इंस्टेड उसने खुद कन्फेस किया, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है। मुझे हमेशा चाहा कोई मुझे रोके, लेकिन सबने मजाक समझा। मैंने अपनी माँ को बताया, अपनी बीवी को बताया, मैंने जिसको बताया उसने प्रैंक समझा। पुलिस ने बेसमेंट सर्च किया और सब प्रूफ मिल गए, स्किन्स, टूल्स, बॉम्ब मेकिंग मटेरियल। फ्रैंक अरेस्ट हो गया। अगस्त 2001 में ट्रायल स्टार्ट हुआ। कोर्ट में फ्रैंक ने खुद बोला मुझे डेथ पेनल्टी दो, उम्र कैद की सजा मत दो। पर जर्मनी में डेथ पेनल्टी खत्म हो चुकी थी, वहाँ मैक्सिमम सजा सिर्फ उम्र कैद की थी। कोर्ट अपीयरेंसेस में फ्रैंक मीडिया के सामने हंसकर कहता है अगर जेल में रखो तो हमेशा के लिए रखो, क्योंकि अगर मैं बाहर आया तो दोबारा वही करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि 2026 में फ्रैंक रिलीज होने वाला है। उसके बाद वाइफ रूफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया। जेल के अंदर ही उसने दूसरी शादी कर ली और न्यू वाइफ रेगुलरली उसे मिलने आती है। शी इज आल्सो वेटिंग फॉर 2026। सबसे बड़ा डेंजर ये है कि उसकी माँ डेगमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली कहा मेरे बेटे को कभी जेल से रिलीज मत करना, वो सोसाइटी के लिए खतरा है। और अब सवाल ये है 2026 में फाइनली होगा क्या? सो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।